हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ये वीडियो अब तक नहीं लेके आई थी। दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो जो कि मैं लेके आई हूँ, विच इज़ एनालिसिस ऑफ पेपर। ठीक है, तो एनालिसिस किसका करने वाले हैं हम? एनालिसिस ऑफ 3 मार्क्स इन SFM। सो देर मस्ट बी समथिंग स्पेशल इन हर पेपर। सो लेट्स चेक इट आउट कि ऐसा क्या था कि वो शी वॉज एबल टू स्कोर 93 मार्क्स इन SFM, और हम लोग उससे क्या सीख सकते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स भी 93 मार्क्स आ पाए। ठीक है, तो देर इज नथिंग स्पेशल। होते तो सेम ही क्वेश्चन है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो इट्स जस्ट दैट कि उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी जो लाइक राइटिंग स्किल्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उसको ही हम आज एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें अपने पेपर में क्या क्या चेंजेस लाने हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स उस तरह से हम लोग हाई कर पाए। मेन हमारे पास क्या रहेगा? मेन हमारा एजेंडा रहेगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है पेपर में और हमें कैसे क्वेश्चन को समझ के उसको आंसर करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने हमें दिया हुआ था, दैट वाज सुमित लिमिटेड एंड इक्विटी कंपनी हैज अ पैट ऑफ 300 करोड़ एंड 15 lakh शेयर्स ऑफ 10 rupees each outstanding at the end of financial year. Its cost of capital was 13%, rate of return was 17%. Ascertain the value of company under Walter model if payout ratio is 15%, 30%, 60% and 90%. और इसमें हमें वैल्यू की इन्फ्रेंस निकालनी थी। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें बस निकालना था कि पे आउट करना है कि नहीं करना है। अगर हम इसका सजेस्टेड आंसर देखें तो हमें क्या दिया हुआ है सजेस्टेड में? हमें वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि डिविडेंड में हमारे पास आता है। ठीक है, उसके बाद वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग उसने तीनों की वैल्यूज निकाली है। पे आउट 15% है तो क्या वैल्यू होगी, पे आउट 30% है तो क्या वैल्यू होगी, और पे आउट 60% है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है कि अगर मेरा पे आउट कितना है 90% तो क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमें डिसीजन दिया हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने प्रेजेंटेशन कैसे की हुई है, हर पॉइंट को अलग अलग लिखा। पहले लिखा कि क्या क्या फॉर्मूला होना चाहिए, उसके बाद कितना ईपीएस है, उसके बाद वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हर वैल्यू को अलग अलग से प्रेजेंट किया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं उसने आंसर कैसे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन शी हैज सॉल्व्ड इज 4A। अब हम लेके जाते हैं इसको। इसने क्या किया है, सबसे पहले इसने लिखा फॉर्मूला वैल्यू अंडर वॉल्टर मॉडल इज गिवन बाय। ठीक है, ये फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू D प्लस E माइनस डी आर बाई के ई डिवाइड बाई के ई, जिसमें हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर हमने ईपीएस निकाला सेम वे। अगर आप देखोगे ना, सेम प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, सेम हमने यहाँ पे ईपीएस निकाला था। उसके बाद ईपीएस का फॉर्मूला भी लिखा उसने और यहाँ पे प्राइस भी लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया कि पे आउट रेशो इतना था है, उसके बाद फिर ये पे आउट रेशो इतना है और उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया। सजेस्टेड में भी ऐसे ही किया हुआ था, सजेस्टेड में अलग अलग दिया हुआ था, इन्होंने टाइम बचाने के लिए उसको ऐसे सॉल्व कर दिया। लेकिन आप देखते हो हर स्टेप पे उन्होंने बताया कि ये क्या है, हर स्टेप पे फॉर्मूला अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम रिवीजन करते हैं ना गाइस, तब रिवीजन करते टाइम हम लोग फास्ट करते हैं। ठीक है, हमारी प्रेजेंटेशन उतनी नहीं आ पाती है अच्छी, लेकिन जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना पेपर में, हमको हर स्टेप बहुत क्लियरली शो करना पड़ता है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। यहाँ पे टाइम सेव हुआ प्लस साथ में हमने प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी करी। अब कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे पॉइंट्स का बताया कि ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या है, ये सब हमें बता दिया इस क्वेश्चन में। आइडल डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बोल दिया, इसीलिए उनको इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिले। मतलब सब कुछ, एवरी पॉइंट वट एवर नीड्स टू बी गिवन इज गिवन हियर। ठीक है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मिस आउट हुआ हो, इसलिए इनको कितने मार्क्स मिले? पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिले हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Standard Limited has a book value per share of rupees 140. Its return on equity is 16% and follows a policy of retaining 60% of its annual earnings. ठीक है, एक सैंडी लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है? 140 रुपीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है? 16% है। उसकी रिटेनिंग पॉलिसी है, ये भी डिविडेंड का क्वेश्चन है, कितना 60% वो लोग रिटेन करते हैं। तो हमें बताना है कि प्राइस क्या है शेयर का अगर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मेरी की है वो 18% है। ठीक है, अब इसमें हमें एक और पॉइंट दे दिया कि अडॉप्ट परपेचुअल ग्रोथ मॉडल टू अराइव एट द सोल्यूशन। हमें क्या यूज करना है? परपेचुअल ग्रोथ मॉडल। अब देखते हैं इसमें सजेस्टेड में कैसे आंसर दिया हुआ है। सजेस्टेड में सेम वे में हमारा फॉर्मूला है D1 डिवाइड बाई के माइनस जी, ये तो हमने पढ़ाई है सिक्योरिटी एनालिसिस में। ग्रोथ का फॉर्मूला हमें पता है, ईपीएस है, डिविडेंड है, ग्रोथ निकाल दी, फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल पॉइंट था, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना था, सिंपल प्राइस निकल जाना था। ये इस पे मार्क्स स्कोर करना बड़ा आसान है, उनने भी कर लिया होगा।
तो हमने क्या किया, सेम वे में इसको सॉल्व कर लिया कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ईपीएस निकाल दिया। बट एवरी स्टेप यू नो इज वेरी क्लियर कि ईपीएस क्या है, ई हमारा ईपीएस है। हम लोग सीधा फॉर्मूला लिख के आंसर नहीं डाल रहे हैं। बी आर इज इक्वल टू ग्रोथ, एवरी स्टेप शी इज रिटन वेरी क्लियरली। तो उसकी वजह से इनको कितने मिलते हैं, पूरे मार्क्स मिलते हैं 5 मार्क्स। लेकिन जब हम लोग क्लियरली नहीं लिखते हैं तो फिर हमारा आधा 1 नंबर कट जाता है क्वेश्चंस में, जो कि हम लोग नहीं चाहते कि कटे, क्योंकि हमारी तैयारी अच्छी है, क्वेश्चन आता है तो नंबर क्यों कटना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इनको फुल मार्क्स मिले हैं पूरे के पूरे। यहाँ पे इन्होंने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है। सजेस्टेड से भी अच्छा आंसर इनको आपको इसका दिखेगा कि ऑल्टरनेटिवली ईपीएस कैन बी इंक्रीज्ड बाय ग्रोथ, दैट इज ईपीएस कैन बी टेकन इन दैट केस एंड विल डिफर। ठीक है, इतना लिया है तो फिर इतना ईपीएस होगा। ठीक है, दैट इज वेरी गुड प्रेजेंटेशन विच यू कैन सी। सो नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1C। क्वेश्चन नंबर 1C में हमें क्या बोलते हैं, क्या निकालना है। क्वेश्चन 1C फॉरेक्स का क्वेश्चन है। इंग्लिश बैंक लिमिटेड सोल्ड हांगकांग डॉलर्स 10 crores value spot to its customer at 9.70 and covered itself in London market on the same day when the exchange rates दे दिए, local interbank market rates इतने हैं, कैलकुलेट द कवर रेट एंड एस्certain द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन, इग्नोर ब्रोकेज। ठीक है, हमें इसमें से क्या निकालना है, हमको कवर रेट और प्रॉफिट और लॉस निकालना है इस ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं। उन्होंने कैसे निकाला है, प्रेजेंटेशन देखते हैं इनकी। उन्होंने निकाला है कि रुपी और डॉलर सेटिंग इतनी है और डॉलर और हांगकांग का डॉलर का प्राइस इतना है। ठीक है, क्रॉस रेट निकाल दिया। क्रॉस रेट निकालना इजी है, रुपी और हांगकांग को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और कवर रेट आ गया मेरा 9.6573। अब क्या करना है, अब मैंने प्रॉफिट और लॉस निकालना है, कितना रिसीव हुआ, कितना पेड हुआ कवर डील पे, प्रॉफिट टू बैंक आ गया। ये प्रेजेंटेशन है, ये आइडियल प्रेजेंटेशन है इंस्टीट्यूट की। ठीक है, कि कैसे निकालना है इसको सोल्यूशन। देखो, क्वेश्चन सही होना तो बहुत जरूरी है, साथ ही साथ प्रेजेंट कैसे करना है ताकि पूरे नंबर आ पाए, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। अब यहाँ पे एच के डॉलर यूएस डॉलर्स का क्रॉस रेट निकाला है यहाँ पे इन्होंने। उसका बैंक हैज टू परचेज एच के डॉलर, इट विल बाय एच के डॉलर एट द मार्केट सेलिंग रेट विच इज दिस। ठीक है, ये निकाल दिया। बैंक विल कवर इटसेल्फ, देखो स्टेप्स कितने क्लियर हैं। ठीक है, कि क्या किया बैंक ने, कवर इटसेल्फ एट दिस डॉलर, बैंक सोल्ड एट दिस डॉलर दिस, टोटल प्रॉफिट आ गया इतना, कितना 42.7 लाख। इट विल बी मैचिंग एग्जैक्टली। देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स स्कोर करना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन जो है इंस्टीट्यूट से काफी ज्यादा तक मैच कर जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम थ्योरी सब्जेक्ट में करते हैं तो हम लोग कहीं डावाडोल हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इतनी प्रेजेंटेशन हमारी सेम टू सेम नहीं आ पाती है। इसलिए हम लोग जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थोड़ा सा स्कोर नहीं कर पाते, थ्योरी सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से दोगे ना, जितना जैसे जैसे इंस्टीट्यूट ने दिया है वैसे वैसे दोगे, तो बहुत अच्छा स्कोर हमारा बन जाता है। ठीक है, अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या मांगा है उन्होंने। डी पार्ट इज हर्बल बॉक्स इज अ स्मॉल बट प्रॉफिटेबल प्रोड्यूसर ऑफ ब्यूटी कॉस्मेटिक्स यूजिंग द प्लांट एलोवेरा। उनके पास एक प्लांट है एलोवेरा, हाईटेक बिजनेस नहीं है, लेकिन उनकी अर्निंग्स कितनी है, 18.5 लाख है आफ्टर टैक्स। ठीक है, और अब क्या किया, पेटेंट 9 ईयर्स का है और हर्बल बॉक्स ने 50 लाख पेटेंट के लिए पे किए हैं, और उसके एसेट्स कितने हैं, 50 लाख ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड 25 लाख ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाउएवर द पेटेंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ हर्बल बॉक्स, अज्यूमिंग हर्बल बॉक्स कैपिटल इज 14%, कैलकुलेट इट्स इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये तो एफआर का क्वेश्चन आ गया। मैंने इन्वेस्टमेंट लिया, टोटल इन्वेस्टमेंट्स लिया, ईवीए निकाल दिया, प्रॉफिट अर्न माइनस WACC ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल। सिंपल फॉर्मूला था ना, सिंपल है, इतना आता है तो ये सॉल्व हो जाएगा। बस इसकी प्रेजेंटेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ये सिंपली इन्होंने भी ऐसे सॉल्व किया, इनको पूरे मार्क्स मिल गए। ये ऐसे ऐसे नंबर्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में नंबर स्कोर करना बड़ा आसान है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, पेटेंट इतना था, प्रॉपर्टी प्लांट इतना था, वर्किंग कैपिटल इतनी थी, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी है, उस पर परसेंटेज लगाया। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है ना। अगर आप देखो यहाँ पे 2 नंबर मिले हैं ये पूरा फॉर्मूला लिखने तक के, उसके बाद ये पूरे सॉल्व करने के 3 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 1, फॉर्मूला तक पहुंचना। ठीक है, इसमें मुझे 5 मार्क्स मिल गए। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन में 20 नंबर पूरे हो गए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में आपने देखा 4 पार्ट थे, चारों के चारों में 20 नंबर पूरे के पूरे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कंसिडरेशन। BCE इंडेक्स कितना है, 25,000, पोर्टफोलियो दिया हुआ है इतना, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है इतना, डिविडेंड यील्ड दे रखी है 6%, बीटा दे रखा है 1.5। Assume future contracts on BCA is 4-month maturity is used to hedge the value of portfolio over the next 3 months. One future contract is for delivery 50 times the index. Based on the above information, calculate price of future contracts and gain on short position if index turned out to be 2 to 500 in 3 months.
8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि करंट फ्यूचर प्राइस दे रखा था, उससे हमने फ्यूचर प्राइस निकाल दिया। उसके बाद हमने हेज रेशो निकाली कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमको निकाले। ये सेम पीएम का क्वेश्चन है, आई थिंक पीएम में सेम क्वेश्चन है ऐसा, उसको देख के आप लोग आपने किया ही होगा प्रैक्टिस। तो फ्यूचर प्राइस निकालने का क्वेश्चन है, तो आपने ये वाला प्रैक्टिस किया होगा, तो ये फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखते हैं इन्होंने कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रेजेंटेशन देखना, फ्यूचर प्राइस स्पॉट पूरा दिया हुआ है कि रिस्क फ्री रेट क्या है, स्पॉट प्राइस का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। आप यहाँ देखोगे ना, इन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है। दिस जिनके 93 मार्क्स आए उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको प्रेजेंट भी किया कि कितनी फ्यूचर प्राइस होना चाहिए, कितना फ्यूचर होना चाहिए, कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, एवरीथिंग इज करेक्ट। इस वजह से उनको तीनों स्टेप के 1 2 3 तीनों स्टेप के उनको कितने मार्क्स मिले हैं, 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया उन्होंने, ये तो पूरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्टेप में उनको क्या मिला, ये थोड़ा गलत हो गया कि यहाँ पे हमें निकालना था हेज रेशो, ये 6 कॉन्ट्रैक्ट्स तक तो ठीक निकाला उन्होंने, यहाँ तक उनको नंबर मिल गए। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गलत हो गया, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिले। वो जो 93 में जो 7 नंबर्स कटे हैं वो यहीं से कटे हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर इस क्वेश्चन में उनको मिले हैं, 4 मार्क्स उनके यहाँ पे कट हो गए, क्योंकि ये वाला पॉइंट ठीक नहीं था। अदरवाइज पूरे, अब आप ये सोच लो कि बाकी सारे क्वेश्चन में पूरे नंबर है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अब बी पार्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2B में क्या किया है, तो पढ़ते हैं। An importer booked a forward contract with his bank on 1st September for $5,000 due on this date, 1st February. The bank covered its position in the market at 80.90. ये उसका स्पॉट प्राइस दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, कैंसलेशन रेट, अमाउंट पेबल ऑन 5 लाख, स्वैप लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स इफ एनी, ठीक है। हमको ये 4 पॉइंट्स निकालने हैं। चारों पॉइंट्स आई थिंक कि 2-2 नंबर के होंगे, नहीं 2 पॉइंट्स और है, न्यू कॉन्ट्रैक्टेड और टोटल कॉस्ट, ठीक है। अभी एक पॉइंट या 2-2 पॉइंट के नंबर के क्वेश्चन होंगे। कैंसलेशन रेट कैसे निकाला, मार्केट का बाइंग रेट ले लिया, उसमें एक्सचेंज मार्जिन माइनस कर दिया, तो मेरा एक्सचेंज रेट आ गया। कैंसलेशन रेट क्योंकि इतना मिलेगा, उसके बाद कैंसिल करने के बाद जितना भी उनका कॉस्ट है वो माइनस करेंगे। अमाउंट पेबल ऑन 5 लाख, बैंक ने कितने में सेल किया, बैंक ने कितने में बाय किया, इतना उनको पेबल है। स्वैप लॉस कितना है वो देखना है। उसके बाद इंटरेस्ट निकाल दिया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट निकाल दिया, टोटल कॉस्ट निकाल दी, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। सेम फर्स्ट पॉइंट सेम है कि इंपॉर्टेंट ने कैंसिल कर दिया, इतना उनका कॉस्ट हो गया। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। सेकंड पॉइंट में अमाउंट पेबल, बैंक ने इतने में सेल किया, बैंक ने इतने में बाय किया, लॉस टू कस्टमर 2.73 ही है। यहाँ पे भी अमाउंट पेबल का है 1.365, ठीक है। ये आ गया 1.365 इन रुपीज, ठीक है। ये निकाल दिया, ये भी पॉइंट ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट स्वैप लॉस, बैंक सेल स्पॉट एट 80.1, बैंक ने फिर क्या किया, म्यूचुअल फंड ले लिया इतने में, ठीक है, नहीं फॉरवर्ड ले लिया एट दिस प्राइस, लॉस इतना हो गया बैंक को, कितना टोटल 175। इंटरेस्ट का भी पॉइंट ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट थोड़ा गलत है, इस वजह से यहाँ पे 0 मार्क्स मिले। तो लेकिन यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में उनको टोटली 7 मार्क्स मिले हैं, टोटल 16 में से 11 मार्क्स ये स्कोर्ड इन दिस क्वेश्चन। तो ये देखो आपने ना सबसे लास्ट में इन्होंने ये अटेम्प्ट किया है, बिकॉज आई थिंक उनको मतलब ये पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब आई डोंट थिंक कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उनको डाउटफुल होगा, इस वजह से लास्ट में अटेम्प्ट किया। आप देख रहे हो जो भी बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा 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 टॉप पे प्रेजेंट करने चाहिए, और जो आपको थोड़े डाउटफुल लगते हैं क्वेश्चन वो हमेशा हमें एंड में ही करने चाहिए, ठीक है। अब देखो 6B 6A देखते हैं, थर्ड का ए पार्ट, ये मेरा फेवरेट चैप्टर म्यूचुअल फंड। ओके, थर्ड क्वेश्चन। ACE Mutual Funds has the following assets under it on the close business as on कंपनी QRST, नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं, मार्केट प्राइस इतना है, सेकंड डे पे मार्केट प्राइस इतना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड इज 6 लाख, ठीक है। हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट NAV एज ऑन 1 अगस्त 2019। उसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एज्यूमिंग दैट मिस्टर तरुण सबमिट्स अ चेक ऑफ 30 लाख टू म्यूचुअल फंड एंड द फंड मैनेजर ऑफ दिस एंटिटी परचेज 8,000 शेयर्स ऑफ R लिमिटेड एंड द बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन बैंक, इन सच अ सिचुएशन व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड्स। और इसको हमें निकालना है न्यू NAV एज ऑन सेकंड। 2 दिन का ट्रेडिंग का सब दिया हुआ है, 2 दिन का इन्फॉर्मेशन है, हमको पहले NAV निकालनी है। NAV निकालने के लिए सिंपल
जो भी प्राइस दिया हुआ है उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी एनएवी आ जाएगी। ठीक है, तो एनएवी निकालते हैं, कैसे निकलेगी। ठीक है, टोटल ले लिया, उसको डिवाइड बाय 6 लाख कर दिया, मेरी एनएवी आ गई। उसके बाद रिवाइज पोजीशन कैसे होगी, जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बाद वो निकाल दी, और उसके बाद 2 अगस्त की एनएवी निकाल दी। कैसे निकाल देंगे, सेम जो रिवाइज प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मेरी एनएवी आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पता है कभी कभी ना ये छोटे छोटे चैप्टर्स में से, म्यूचुअल फंड में से, डिविडेंड में से, आपने देखा डिविडेंड में भी 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, छोटा सा चैप्टर है वो, और इस वाले चैप्टर में से भी म्यूचुअल फंड्स में से भी 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें ये नंबर जो है वो फ्री के होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नंबर हमें क्या करते हैं, हमारे मार्क्स इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना। ये 2 1 पूरे नंबर मिले हैं, सेम प्रेजेंटेशन है, सब कुछ सेम है, तो ये पूरे मार्क्स, ये स्कोर, तो यहाँ पे 8 मार्क्स उनको पूरे मिले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ABC लिमिटेड रिक्वायर्स 15 लाख फॉर अ प्रोजेक्ट, यूजफुल लाइफ दिया हुआ है, सैलवेज कॉस्ट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इग्नोरिंग इन्फ्लेशन आर इज अंडर। ये रेवेन्यू, कॉस्ट, टैक्स रेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है, हमें निकालनी है एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। किसका क्वेश्चन है ये, कैपिटल बजटिंग का। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में हमें पहले इन रेवेन्यूज निकालनी है, उसकी इन्फ्लेशन एडजस्ट करनी है, उसके बाद कॉस्ट में इन्फ्लेशन एडजस्ट करनी है, फिर टैक्स बेनिफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, एनपीवी आ जाएगी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है मुझे कैपिटल बजटिंग, बच्चे छोड़ देते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन ना अगर इसको ध्यान से करोगे ना, जैसे जिनको भी कॉस्टिंग में इंटरेस्ट है थोड़ा सा, उनको ये चैप्टर बड़ा अच्छा लगता होगा। तो जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन अगेंस्ट रेवेन्यू निकाला मैंने, रेवेन्यू, कॉस्ट, टैक्स और प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे ले आई, तो मेरा एनपीवी आ गया। ठीक है, अब इसने कैसे सॉल्व किया ये देखते हैं। बी पार्ट में सेम इन्फ्लेशन लगाया, फिर कॉस्ट पे इन्फ्लेशन लगाया, फिर उसके बाद इनफ्लोज लगाए, इनफ्लोज में क्या क्या अमाउंट आना था, टैक्स माइनस किया, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए, उसमें से कॉस्ट माइनस करी, तो मेरा एनपीवी आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, पूरे मार्क्स मिल गए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 शी हैज प्रेजेंटेड ऑन द टॉप, तो इसका मतलब है कि इनको बहुत अच्छे से आता होगा शायद ये क्वेश्चन, इस वजह से उन्होंने टॉप पे इस क्वेश्चन को सबसे पहले किया। तो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन में क्या था। आई होप कोई इजी से चैप्टर का क्वेश्चन हो। ये पेपर वैसे थोड़ा सा इजी आया था, मतलब करने वाला जिन्होंने पीएम किया होता तो उनको तो आ गया होगा। जो भी न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स है और ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको पीएम तो करना ही है। देखो क्वेश्चंस तो देखो, क्योंकि चैप्टर तो सारे सेम ही है ऑलमोस्ट, सिर्फ थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन सारे सेम है। तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल है, प्लीज लास्ट तक देख लेना। The credit sales and receivables of Decent Limited at the end of year are estimated at 730 lakhs and 90 lakhs respectively. The variable overdraft interest rate at an average is 6%. ठीक है, उन्होंने क्या दिया, क्रेडिट सेल रिसीवेबल दिया हुआ है, उसके बाद वेरिएबल ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। Decent Limited is considering a factoring का क्वेश्चन है, for its receivable on a non-recourse basis at an annual fees of 1.10 of credit sales. As a result, Decent Limited will save 1.6 lakh per annum in administrative cost and 5.6 lakh per annum as bad debt. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में वो 1.6 लाख सेव करेंगे और बैड डेट्स में इतना सेव करेंगे। फैक्टर विल मेंटेन अ रिसीवेबल कलेक्शन ऑफ 30 days and will provide 80% of receivables as advance at an interest rate of 7.5% per annum. हमको निकालना है कि वायबिलिटी ऑफ दिस फैक्टरिंग प्रपोजल, कि ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, ये बताना है। ठीक है, इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया कि एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स कितने हैं, सेविंग्स ए, दूसरे केस में क्या होगा, पार्ट बी, नेट सेविंग्स कितनी हो रही है अगर हम लेते हैं नहीं लेते हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे उन्होंने एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स निकाला, उसके बाद एस्टिमेटेड रिसीवेबल फैक्टरिंग करके निकाला, उसके बाद रिसीवेबल आ गया। सेम पीएम का क्वेश्चन है ये, सेम डिट्टो क्वेश्चन पीएम का है। रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट, सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेविंग ऑफ बैड डेट्स। अब आपने देखा कितने सारे क्वेश्चन जो है वो सिंपल पीएम से उठा के सेम टू सेम आए पड़े हैं। ठीक है, सेम ये कॉस्टिंग का फैक्टर निकाल दिया, तो ये 25,000 आया है, ये पॉजिटिव है, तो हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम इन्होंने ऐसे किया होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। रिसीवेबल्स है, फर्स्ट पार्ट एग्जैक्ट सेम,
प्रेजेंटेशन देख रहे हो कितनी सेम है, टोटल सेविंग ए, टोटल कॉस्ट बी, ये सब उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम प्रेजेंटेशन है, 25,000, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पूरा का पूरा नंबर नहीं देगा तो क्या करेगा एग्जामिनर। मेहनत करनी होती है पेपर में, अपनी स्पीड पे काम करना होता है, अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना होता है, अपनी आंसरिंग स्किल्स पे काम करना होता है कि मैं सिली मिस्टेक्स ना करूँ, क्योंकि एसएफएम में हम लोग मोस्टली सिली मिस्टेक्स भी कर देते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन तो वहीं गड़बड़, उसका प्रेजेंटेशन खराब कर देते हैं तो गड़बड़, वही स्पीड कम रह जाती है तो एक आधा क्वेश्चन छूट जाता है तो गड़बड़, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये सिंपल था, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट, अगर किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझे पिंक कर देना, मैं बता दूंगी किसी भी क्वेश्चन में, आपको डिटेल में भी समझा दूंगी। MK Finance Limited, a leasing company, has been approached by a prospective customer intending to acquire a machine having a cash down price of 800 lakhs, ठीक है। उसकी टैक्स पोजीशन के लिए उन्होंने 3 ईयर की लीज, देख लो चैप्टर लीज और कैपिटल बजटिंग दोनों आ गए, ठीक है। ये चैप्टर छोड़ने नहीं होते हैं, प्लीज छोड़ना मत इन चैप्टर्स को, ओल्ड सिलेबस वालों। This customer is requested a 3-year lease with rental payments at the end of each year but in a diminishing manner. Depreciation is assumed. इसमें क्या बताना है, लीज रेंट हमें निकालने हैं, quoted for lease for 3 years, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, डेप्रिसिएशन निकाल ली, उसके बाद हमने ये एनुअल लीज का रेंट निकाल लिया। ये वाला पॉइंट ये भी पीएम का ही क्वेश्चन है और इसमें मतलब बड़ा सिंपली हम लोग ये निकाल सकते हो अगर आपने किया हो, ठीक है। इसमें वो एक्स लेके चलना है क्योंकि हमें फैक्टर्स रेशोज वगैरह दी हुई है ना, रेशो 3:2:1 दिया हुआ था 3 सालों का, तो उसके अकॉर्डिंग आफ्टर टैक्स मैंने प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, इसको कंपेयर किया जो कि मेरे पास ये प्लेस्ड ऑन लीज आ रही थी वैल्यू, उससे तो मेरा लीज रेंटल आ गए, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस इसमें रेशियोज का ध्यान रखना है। लेट्स सी व्हाट शी हैज डन। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, कॉस्ट ऑफ प्लांट, एवरीथिंग इज करेक्ट, एवरीथिंग इज गुड, तो सब आंसर भी सेम आ रहा है। 1 2 3 6 पूरे नंबर मिले हैं, 16 के 16 पूरे नंबर। आप ध्यान से देखना है पेपर, रीड कर लो एक बारी कैसे सोल्यूशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। जब मैं रिवीजन करती हूँ ना मेरे को भी याद होता है कि पेपर मतलब बुक लिया फटाफट आंसर कर लिया, लेकिन जब प्रेजेंट करो ना पेपर में तो बहुत ध्यान रखना, अपने मुक टेस्ट दोगे ना तो ध्यान रखना कि पूरा एग्जैक्ट सजेस्टेड वाले आंसर पूरे के पूरे लिख के आने जैसे सजेस्टेड में दिया होता है, ठीक है। Cost of plant less present value of depreciation tax shield amount to be placed on lease, present value factor ये हमें दिया हुआ है, lease rental to be collected पूरा दिया हुआ है, year 1 year 2 year 3, we scored 16 marks, that's it, जो हमें चाहिए था मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मयूरी इज इंटरेस्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज एक्स एंड वाई, शी हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रिटर्न दी हुई है, रिस्क दिया हुआ है, उसके 5 पोर्टफोलियो के ऑप्शंस हैं कि वो 50% ऑफ फंड्स एक्स और वाई में लगा दे, 75% एक्स में लगा दे, 25% वाई में लगा दे, ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमको निकालना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगी 5 केसेस में, रिस्क फैक्टर क्या होगा, पोर्टफोलियो इज बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क एंड पोर्टफोलियो इज बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास फॉर्मूला तो पता ही है हमको कैसे निकालते हैं। तो हमने ये पोर्टफोलियो का प्राइस ले लिया कि 50% अगर, तो हमने पोर्टफोलियो का प्राइस ले लिया कि अगर हम इस फॉर्मूला में 50% लगाते हैं तो कितना आएगा, 75% लगाते हैं तो कितना आएगा, 25% लगाते हैं तो कितना आएगा, 60% और 40% लगाते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। और 5th पार्ट में भी सेम, हमने पोर्टफोलियो का रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, वी सी दैट पोर्टफोलियो 3rd इज द बेस्ट पोर्टफोलियो, और उसके बाद हमने क्या किया, रिस्क विद 4th इज द बेस्ट पोर्टफोलियो, ठीक है। ये हमने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। 5th का ए पार्ट, 4th का बी, ओके 5th का बी पार्ट पहले किया हुआ है, 5th का ए पार्ट कहाँ पर है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दी हुई है, हमने निकाल दी 50% में कितना होता है, फॉर्मूला पता था उसको तो सारे रिटर्न्स निकाल चुके हैं, ठीक है। और ये आ गया रिस्क फैक्टर अकॉर्डिंगली निकाल दिया सेकंड पार्ट में, तो पूरे मार्क्स इनको मिल गए, पूरे पार्ट्स पूरा सब कुछ निकाला हुआ है। तो यहाँ पे शी हैज स्कोर्ड इन दिस अराउंड 8 मार्क्स फुल। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आप रीड कर सकते हो एक बारी, इनका सोल्यूशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न फर्स्ट पार्ट में 75% में, उसके बाद 25% एक्स और 75% वाई, उसके बाद 60% एक्स 40% वाई, उसके बाद 35% एक्स और 65% वाई, ठीक है। सारे सोल्यूशन ये है यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड फैक्टर में रिस्क फैक्टर निकालना था वो भी दिया हुआ है,
उसके बाद हमें यहाँ पे 75% दोनों में सब केसेस में रिस्क फैक्टर निकाल दिया हमने। उसके बाद बेस्ट पोर्टफोलियो हमने डिसाइड कर दिया यहाँ पे कि पोर्टफोलियो कौन सा बेस्ट है, और थर्ड पॉइंट में यहाँ पे भी हमने पोर्टफोलियो डिसाइड कर दिया कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट में क्या मांगा है उसने हमसे। मिस्टर पी एस्टैब्लिश द फॉलोइंग स्प्रेड derivatives, purchase 1 month 3 month call option with a premium of 6.5, exercise price 110। ये ऊपर वाला क्वेश्चन ना पीएम में से नहीं था, लेकिन इतना भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, अगर फॉर्मूलाज पता है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में उन्होंने बोला परचेज 1 3 month कॉल ऑप्शन विद अ प्रीमियम ऑफ दिस एंड एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 110, परचेज 1 3 month पुट ऑप्शन विद अ प्रीमियम ऑफ ₹10 एंड एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹90। ठीक है, ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस्टल प्रोडक्ट्स करंटली सेलिंग, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस विद द स्टॉक रिमेन्स एट दिस। प्राइस गिर गया तो क्या होगा, पे ऑफ्स निकालने हैं बेसिकली कि पे ऑफ कितना होगा अगर प्राइस गिर गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस कांस्टेंट रहा, सेम वे में। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रीमियम कितना पे किया निकाल दिया, एंडिंग वैल्यू कितनी थी वो निकाल दी, हर सिचुएशन में हमने इसका गेन निकाल दिया। ठीक है, हर सिचुएशन में मतलब तीनों के केसेस में। अब यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन में कैसे किया हुआ है। सोल्यूशन फिफ्थ का बी। ठीक है, टोटल प्रीमियम निकाल दिया, कॉल का, पुट का, प्राइस अगर इतना होगा लॉस इतना होगा, फॉल होगा इतना तो लॉस प्रॉफिट कितना होगा, और अगर रिस्क राइजेस टू इतना तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। ये तीनों पॉइंट्स निकाल दिए तो मेरा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। ये 8 नंबर पूरे मिल गए और फिर मेरे टोटल नंबर हो गए इस क्वेश्चन में 16। ठीक है, सिंपल था कि अगर आपने सारे स्टेप्स किए हुए हैं, नो मार्क्स विल बी कट इफ योर स्टेप्स आर क्लियर। ये वीडियो वैसे उन बच्चों के लिए भी है जो कि बहुत ज़्यादा वो करते कि ऐसे नए नंबर काट लिए, ये कर लिया वो कर लिया, हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी भी गलती हो सकती है। अगर आपने प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं की हुई है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये बड़ा ईजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमारे पास पीएम में भी है, तो अगर ये पीएम से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है ये 6th क्वेश्चन, और ये हम लोग आराम से क्लियर करके बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मर्जर एक्विजिशन का, इसमें स्कोर कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी 6 क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन। मेरे को पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। फर्स्ट लेट्स सी 6 क्वेश्चन फिर लास्ट में पता करने का क्या रीज़न है। 6 क्वेश्चन फिर लास्ट में करने का रीज़न ये है कि क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम लगता है, सिर्फ यही दिक्कत होती है इन क्वेश्चंस में, टाइम लगता है। ठीक है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। बेसिस दिया हुआ है, हमने रेशियो निकाल दी, उसके बाद एफिशिएंट कितना होगा, शेयर ऑफ रेमिटेबिलिटी कितने इशू शेयर होंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्राइस कितना होगा, ईपीएस निकाल दिया, बुक वैल्यू पर शेयर निकाल दिया, प्रमोटर होल्डिंग निकाल दी, पूरे स्टेप्स एक एक स्टेप बहुत क्लियर है। ईपीएस निकाल दिया एक्विजिशन के बाद, थर्ड पॉइंट में नेट प्राइस मांगा था वो निकाल दिया, नेट कैपिटलाइजेशन मांगी थी वो निकाल दी। ठीक है, और फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल दी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ है, अगर आप देखोगे तो मेरी वीडियोस मैंने सॉल्व कराया हुआ है सेम क्वेश्चन एफिशिएंट वाला, आप वो देख सकते हो। उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द मर्ज्ड फर्म हमने निकाल दी। अब देखते हैं प्रेजेंटेशन में कहाँ कमी थी, हाफ मार्क्स कट है लेकिन दैट इज ऑल्सो फाइन, मतलब 1458.96, इनका 1457.59, पॉइंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए हाफ मार्क्स कट गया। अदरवाइज बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा था और पूरे मार्क्स ही मिले हैं ऑलमोस्ट। तो ये क्वेश्चन तो मुझे पता है आप लोग कर लोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number B. From the following information, compute the effective rate of interest per annum as well as the cost of funds to Nirmal Limited, which is planning a commercial paper issue. Commercial paper वाला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पीएम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पीएम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, सिंपली देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ए लास्ट में किया हुआ है, बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है ना, इस वजह से बी पहले किया हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट निकाल दिया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया, बिल्कुल सेम टू सेम बुक की प्रेजेंटेशन है, इस वजह से पूरे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, आप रोक के एक बार वीडियो देख सकते हो, रीड कर सकते हो कैसे निकालना है। नॉमिनल अकाउंट ऑफ, आप देख रहे हो इन्होंने ना ये सॉल्व नहीं किया थ्योरी का क्वेश्चन, बिकॉज थ्योरी के क्वेश्चन में कभी कभी मार्क्स कट जाते हैं, तो ओल्ड सिलेबस वालों के पास ये ऑप्शन होता है कि वो थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करे या ना करे। तो यहाँ पे नॉमिनल इंटरेस्ट और बॉन्ड इक्विवेलेंट ये आ गया, फेस वैल्यू आ गई, ये पूरा उन्होंने निकाला था, कॉस्ट ऑफ फंड्स निकाले थे। ठीक है, कितने थे, अब इन्होंने भी सेम कॉस्ट ऑफ फंड्स निकाला है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमें इंटरेस्ट निकाला है। ठीक है, पूरा का पूरा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ है, इस वजह से इनको पूरे मार्क्स मिले हैं इसमें। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑलमोस्ट सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया डिस्कस, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, 6 क्वेश्चन तक हमने सब डिस्कस कर लिया। सारे क्वेश्चंस मतलब प्रेजेंटेशन देख ली, कहाँ कहाँ मार्क्स कटे हैं वो देख लिया। अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरी में हमारे पास 4 प्रेजेंट करने, हमें 4 करने थे। फाइनेंशियल पॉलिसी लिंक टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी बुक का क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, बड़ा आसान क्वेश्चन है। फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। नोस्ट्रो ओस्ट्रो लोरो अकाउंट, ये तो फॉरेक्स का फेवरेट टॉपिक है हमारा। और एक्सप्लेन सिनर्जी, ये भी बड़ा इजी आया हुआ था थ्योरी का पेपर क्वेश्चंस भी। तो आई नो आप लोग कह रहे होंगे कि आप बोल रहे हो इजी है, नहीं था इतना इजी। आई नो वो पेपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप अपना ये पेपर करोगे ना, व्हेन यू विल डू इट, व्हेन यू विल प्रैक्टिस एट होम, व्हेन यू विल डू द मॉक टेस्ट एंड ऑल, तो वो प्रेशर तो चला ही जाएगा। मतलब ये पक्का श्योर है कि वो प्रेशर नहीं रहेगा। और थ्योरी में ना बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो उसका प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी बुक में लिखा है वो सबको आपको याद होना चाहिए, वो पॉइंट पूरे के पूरे क्लियर होने चाहिए। अगर आपके पास चॉइस है प्रैक्टिकल और थ्योरी में, प्रैक्टिकल अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो प्रैक्टिकल ही करना चाहिए हमेशा। सो गाइस, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये सब पॉइंट्स थे जो मैं दिखाना चाहती थी आपको, पेपर की प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती थी एक टॉपर के। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मुझे पिंग कर सकते हो पर्सनली। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और पेपर भी सॉल्व करूँ और उसका एनालिसिस करूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अभी नई न्यू सिलेबस की भी एक पेपर के एनालिसिस की वीडियो मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।